वी आर गोइंग टू लुक एट डिफरेंस टुडे। इससे मुराद ये है कि जो नई किस्म की पॉलिटिक्स हमें पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में नज़र आती है, जिसको हम अक्सर कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, उस पर हम बातचीत करेंगे। अगरचे ये सियासत पहले शुरू हो चुकी थी, इवन लेट 1960s 70s के अंदर रेस और जेंडर, इन्वायरमेंटल मूवमेंट और सेक्सुअलिटी की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी, मगर उस पीरियड के अंदर कम से कम जो लेफ़्ट की दूसरी सियासत थी, वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स, लेबर मूवमेंट, सोशल डेमोक्रेसी, वेलफेयर स्टेट बनाओ, सोशलिस्ट सोसाइटी बनाओ, ये डोमिनेंट किस्म का एक सवाल था, एक क्वेश्चन था। आप कह सकते हैं क्लास पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी उस पीरियड के अंदर। जबकि सोवियत यूनियन के तोड़ फोड़ के बाद, विद द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन, क्लास पॉलिटिक्स जो है पीछे चलेगी, अब दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई। व्हेन वी सी पीपल लाइक बर्नी सैंडर्स एंड वी सी पीपल लाइक जेरेमी कोर्बिन एंड अदर्स एक्सेट्रा। मगर एक पूरा पीरियड गुजरा 1990s का और अर्ली 2000s का, जिसमें मैं भी बड़ा हुआ, जब लोग ये समझते थे क्लास पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है, वेलफेयर स्टेट्स इस्टेब्लिश हो गए हैं, ठीक है, थोड़ी प्राइवेटाइजेशन करेंगे, थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा वो करेंगे, बट मोर और लेस दिस क्वेश्चंस आर रिजॉल्व। इस हद तक कि फ्रांसिस फुकुयामा ने तो ये भी लिख दिया कि अब तारीख ही ख़त्म हो गई, अब ये सारे सवाल जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं कि जी हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैपिटलिज्म इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द इकोनॉमी, ये क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। अब बाय द वे फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी नई किताब में लिखा है कि नहीं, वी नीड सम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, क्योंकि जो रैम्पेंट किस्म का कैपिटलिज्म है वो ठीक नहीं है। बट बहरहाल उस पीरियड में यही ख्याल था कि ये सवाल तय हो चुके हैं। सो उस पीरियड में जो पॉलिटिक्स फिर मंजर आम पर आई, स्पेशली अमंग्स यंग पीपल, इज़ what is sometimes derisively referred to as identity politics. जो लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कोट एंड कोट करते हैं, वो ये नहीं कहते कि हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे उनके बारे में ये कहते हैं, बट इट्स अ लेबल दैट कैन बी यूज्ड बिकॉज आइडेंटिटी या शनाख्त की सियासत उनके लिए एक अहम हैसियत ज़रूर रखती है। सो क्या है, व्हाट इज़ शनाख्त, व्हाट इज़ आइडेंटिटी? इट इज़ द वे पीपल सी देमसेल्व्स, not necessarily how you are seen by others, but how you see yourself. That is your शनाख्त, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, ये मेरी शनाख्त है, या आप कहते हैं मैं मर्द हूँ, या आप कहते हैं मैं लम्स का स्टूडेंट हूँ, या आप कहते हैं मैं पंजाबी हूँ, या आप कहते हैं मैं बरेलवी हूँ, या आप जो भी कहते हैं अपने बारे में, वो आपकी शनाख्त बन जाती, क्योंकि वो आपने अपने आप को दी है। जबकि हो सकता है दूसरा कोई आपको कोई शनाख्त दे, मगर जो दूसरा आपको शनाख्त देगा वो आपको अक्सर बेशतर पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसमें आपकी अपनी एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, आपका अपना फैसला उसमें शामिल नहीं है टू गिव दैट आइडेंटिटी टू योरसेल्फ। सो इन दिस डे एंड एज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, लेट्स से डिफरेंस is a magic word of theory in politics, radiant with the redemptive meanings. Redemption का मतलब तो यही है कि जिससे इंसानियत दोबारा से ठीक हो जाए, redeem हो जाए। So difference की politics, identity की politics has become very central to our understanding today. So what is identity? A person sees himself, how a person sees himself defines their identity. अब ज़रूरी नहीं है कि you see yourself exactly the way you are। ये बिल्ली अपने आप को शेर समझ रही है, इसका ये मतलब नहीं कि वो शेर बन गई है, ज़रूरी नहीं कि it actually accords to it, मगर फिर भी उसकी एक अहमियत है। हो सकता है कि मैं अपने आप को अपनी आइडेंटिटी समझता हूँ कि मैं बड़ा ज़बरदस्त टीचर हूँ, मगर हो सकता है मैं ज़बरदस्त टीचर नहीं हूँ, मगर मेरे लिए बहरहाल वो आइडेंटिटी अहमियत रखती है, क्योंकि मैं अपने आप को उस आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ देखता हूँ। अगर वो मेरे लिए टूटती है किसी वजह से, या आप उसको तोड़ते हैं, तो ऑब्वियसली उसका मेरे पे नुकसान तो होता है, जिसको आप आजकल की ट्विटर टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सर ED, यानी इमोशनल डैमेज, ठीक है। तो इमोशनल डैमेज तो होता है ना जब आपकी आइडेंटिटी को कोई इस तरह नुकसान पहुंचाए। नाउ आइडेंटिटी इज बोथ कंटेक्चुअल इन द सेंस के यहाँ मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरी एक मखसूस शनाख्त है, यानी कि मैं आपका उस्ताद हूँ, उसकी हैसियत में आपके सामने खड़ा हूँ। और मगर हो सकता है कि अगर मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में आपको मिलूं तो आई एम नो लॉन्गर योर प्रोफेसर एक्सेट्रा, या मैं किसी और अपने दोस्त को मिलूं तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में प्रोफेसर तो नहीं होऊंगा उसके लिए, ना तो मैं उसका प्रोफेसर हूं और ना मैं उस गैदरिंग में एज ए प्रोफेसर एंटर हुआ हूं, राइट। सो मेरे साथ वो और तरह से बात करेंगे, वही लोग जब यहाँ आ जाएंगे तो फिर वो मेरे से और तरह से बात करेंगे, ठीक है ना। सो इस वजह से आपकी आइडेंटिटी फ्लूइड होती है, तब्दील होती रहती है, जहाँ पर आप हैं उससे रिलेट करती है आपकी आइडेंटिटी। मिसाल के तौर पे अगर मैं ही चला जाऊं कहीं वलायत वगैरह चला जाऊं तो वहाँ पे आई माइट स्टैंड आउट मोर कि एज माई आइडेंटिटी ऑफ बीइंग लेट्स से अ पाकिस्तानी माइट स्टैंड आउट मच मोर देन इट डज ओवर हियर। यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी एज अ पाकिस्तानी हार्डली मैटर्स, बिकॉज सारे ही पाकिस्तानी है तो फिर फ़र्क ही पैदा है, ठीक है ना।
तो मगर somewhere outside of Pakistan it will be much more an important part of how people perceive me, how maybe I perceive myself, etc. So in that sense, identity is very much contextual. You keep changing it, and you can change it voluntarily depending on the context, etc. It is also relational. What does that mean? It just means that your identity arises as something of which you are aware when you wish to differentiate yourself from someone else. Identity is always linked, therefore, to difference. अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं उस्ताद हूँ, तो that is an identity different from yours, right? You are the तालिब इल्म over here, hopefully. क्योंकि आपको इल्म की तलब है, अक्सर वैसे लोगों को ख़ास इल्म की तलब नहीं, ग्रेड की ज़्यादा तलब होती है, मगर एनीवे प्रेमिस यही है कि आपको इल्म की तलब है, राइट? सो that is the differentiation that we make. The fact that we are all Pakistani would not differentiate us from each other. So it would not be a relevant identity marker in this context of our relationship here in this classroom. What would be more relevant in that identity marker is, of course, the fact that I am in a position of certain kind of authority. Okay, आगे चलते हैं. What is negative identity? Negative identity is जब कोई आपको identity दे, आपने वो select नहीं की, आपको किसी ने आइडेंटिटी दी है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम ये कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ बड़ी एथनिक है, कोक स्टूडियो में बड़ा एथनिक काम हो रहा है, ठीक है, तो आज पहला गाना कोक स्टूडियो का निकला है, तो उसके अंदर वो सिंधी गाना है, तो आप कहें बड़ा एथनिक हो गया कोक स्टूडियो. अब सिंधी जो है वो ये कहेगा भाई हम ये एथनिक नहीं हुए, हम हैं ही ये, राइट? मगर आपको एथनिक लग रहा है. क्यों लग रहा है? बिकॉज दैट इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेशन यू गेट इन मेन स्ट्रीम मीडिया. सो इसलिए आपको वो चीज़ बड़ी एथनिक लग रही है, जबकि एक आम सिंधी को कहेगा कि ये तो बस हमारा कल्चर है, ये इसमें एथनिक होने की क्या बात है, राइट? इसी तरह फेमिनिस्ट विल फील अग्रीव्ड और एंड डू फील अग्रीव्ड जब हर जगह मैन 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 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मैन काइंड डिड दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो कहते हैं भाई यह है कि तुसी लगे हो, ऐसी नहीं है कि मतलब ख़वातीन भी तो थी ना उसमें, तो ह्यूमैनिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें. पुरानी अंग्रेज़ी में जर्मन से जो निकाली थी, मैन का लफ्ज़ जो है वो नॉन जेंडर्ड भी समझा जाता था, मगर ऑब्वियसली मैन और मैन जो है वो काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है. सो पीपल वांट द एजेंसी टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स बट नॉट टू बी फोर्स्ड इनटू एन आइडेंटिटी नेगेटिवली बाय अदर पीपल. ये तस्वीर क्या है मैं आपको समझाता हूँ. ये एक वाइट एक्टर है, ठीक है, जो कि एक ब्लैक रोल प्ले कर रहा है, अफ्रीकन अमेरिकन रोल प्ले कर रहा है, और उस ज़माने के अंदर उस अपनी शक्ल को उसने ब्लैक पेंट किया हुआ है. दिस वाज कॉल्ड ब्लैक फेसिंग इन दोज टाइम्स. तो अंदाज़ा करें, दे डिडंट वांट टू हायर अ ब्लैक पर्सन to depict a black person on whatever, so they hired a white person and basically painted their face black so that they could depict a black person. And you can tell by the kind of clothes and everything that he's wearing that he's going to do a comic role over here, okay, because he's going to do a funny role over here, right? Why? Because they were always playing these comic roles. They weren't playing the roles that in which they were, you know, the protagonist, etc. They were always the antagonist or the comic relief. जिस तरह बहुत सारी फिल्मों के अंदर अरब्स को जो है अब बड़े नेगेटिव तरीके से 9/11 के बाद से दिखाया जाता है, तो इसी तरह ये भी था. या अब लेटेस्ट अरब्स नहीं है, अब लेटेस्ट जो है वो रशियंस हैं, कि वो जो इवल गैंगस्टर्स होते हैं जो कि पूरी दुनिया में को एटम बम उठा के तबाह करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो अक्सर रशियंस होते हैं. There's a very funny clip by that comedian जो अच्छी बड़ी एक्सेंट्स बड़े अच्छे कर लेता है. इज़ साउथ अफ्रीकन कमेडियन. याद है, पता है किसकी मैं बात कर रहा हूँ? हाँ, सही कह रहे हो, क्या बोल रहे हो? ट्रेवर नोआ. यस, ट्रेवर नोआ इज़ जस्ट ब्रिलियंट. उसमें वो क्लिप में वो बताता है, वो कहता है कि देखो ना, रशियन एक्सेंट जो है वो इतना मेनेसिंग का साउंड करता है कि एक्चुअली बिलीव कि ये गैंगस्टर्स हो सकते हैं, और अगर कोई इंडियन एक्सेंट वाला गैंगस्टर होता तो आप कभी भी बिलीव ही ना करते कि ये कोई गैंगस्टर है. हेलो, आई एम कॉलिंग टू टेल यू दैट, यू नो, इस तरह करके बड़ी फनी तरह से करता है. सो एनीवे, पॉइंट ये है कि ये स्टीरियोटाइपिंग जो है, अब जाहिरी बात है जो रशियंस देख रहे हैं कि बार बार हमें गैंगस्टर ही बना दिया जाता है. भाई हमारा भी एक हिस्ट्री, हमारी भी एक हिस्ट्री है. टॉल्स्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की, इतनी ग्रेट रशियन नॉवेल्स और लिटरेचर की एक पूरी हिस्ट्री है, तो हमें सिर्फ गैंगस्टर ही बना के आपने प्रेजेंट करना है? या अफ्रीकन अमेरिकन को सिर्फ अगर आप हर फिल्म में दिखाएं कि वो गेटो में वो ड्रग्स बेच रहे हैं और वो मार रहे हैं, और ऐसे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं. ओ सॉरी, चलो मैक्सिकन से ही. तो वायलेंट क्राइम, ठीक है, वायलेंट क्राइम फॉर अफ्रीकन अमेरिकन, ड्रग्स फॉर कोलम्बियंस, एंड
मैक्सिकन्स एक्सेट्रा, इस तरह करके अगर आप रेशियल स्टीरियोटाइप्स बार बार बनाएंगे तो लोग रिजेंट तो करेंगे ना, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी चीज़ें होती भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर और भी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप रेशियल स्टीरियोटाइप बनाएंगे तो जाहिर बात है लोग एक्सेप्ट करेंगे। द डिसेंटेड इंडिविजुअल वो क्या है, देखें आपने कहा क्या आइडेंटिटी यूनिक होती है, तो इनफैक्ट वो ये कहते हैं वी हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज़। मेरी आइडेंटिटी एज ए टीचर भी हो सकती है, पंजाबी, मेल, मुस्लिम, और क्या हूँ मैं, लाहौरी, म्यूजिशियन, एचेसोनियन, फादर, हस्बैंड, लाल, यस, लेफ्टिस्ट, वगैरह वगैरह, यू गेट इट राइट। बहुत सारी मेरी आइडेंटिटीज़ हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी मैंने पिकआउट करनी है अलमारी में से, देखें वो डिपेंड करता है कि मैं किधर जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, उस वक्त के लिए। In other words, I can wear any identity and you can too, we all can. In fact, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि आप एक ऐसी उम्र पे हैं जब when you're very young, you change your personality. What? You change? Personality, like a teenager changes clothes. आज आप सोचते हैं कि मैंने अब पंक होना है, फिर आपको 1 महीना पंक रहते हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं अब मैंने जॉक होना है, फिर 1 महीना आप जॉक बन जाते हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं अब मैंने थीटा होना है, फिर 1 महीना आप थीटा बन जाते हैं। योर पर्सनैलिटी, you try different things and it's wonderful. After a little while you settle on one personality. You say कि अच्छा यार मैं ये हूँ. You try different things, even including not just careers and not just what you want to be, but what you want to be in the sense of how you want to be. What is your personality? Am I a friendly guy? Am I a funny guy? Am I the nice guy? Am I the bad guy? What am I? एक बड़े मज़ेदार कार्टून है जो मैं अपने बच्चों को हमेशा दिखाता हूँ, वो है एज अ कार्टून कॉल्ड मेगा माइंड। किसी ने देखा? बड़ा मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए है कि 2 उसमें एलियंस होते हैं, तो एक सुपरमैन बन जाता है, क्योंकि एक सुपरमैन बन जाता है तो दूसरा कहता है कि मेरी आइडेंटिटी तो फिर यही होगी कि आई एम प्रोबेबली ईवल, तो वो ईवल चीज़ें करता रहता है, दोनों की लड़ाई होती रहती है। फिर एक पॉइंट पे आके जो सुपरमैन है वो कहता है यार मैं थक गया हूँ सारी चीज़ से, तो मैं रिटायर कर रहा हूँ। वो रिटायर कर जाता है। अब जो ईवल बंदा है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरी अब आइडेंटिटी क्या होगी, अगर सुपरमैन ही नहीं है तो मैं किसके साथ लड़ूँ। तो एंड में क्या होता है कि वो अच्छा बन जाता है, तो सर्चिंग फॉर एन आइडेंटिटी। सो यू कैन चेंज योर आइडेंटिटी and try different things, and people do. Anyway, वो ये कहते हैं कि what is problematic is when you privilege a particular identity so that it becomes one that dominates all others. बस मैंने फैसला कर लिया कि मैंने येलो मास्क की हरकत पहनना है और बस मैं हर जगह उस्ताद ही रहूँगा और बस everybody has to treat me that particular way, etc. Rather than recognizing कि मेरी identity एक fluid चीज़ है, not fixed in that particular way. उससे क्या होता है? उससे ये होता है, if you have a dominant identity, then it is more difficult to put yourself in the position of another. आपने अगर जब अपनी आइडेंटिटी एक चीज़ के साथ तय कर ली, तो आपने ये नहीं तो आपने दूसरे की आइडेंटिटी भी किसी एक चीज़ के साथ तय कर लेनी। Since you repress or de-emphasize your own different identities, you will repress and respond hostilely to the differences of others. आप दूसरों में भी उनकी fluid और multiple de-centered identity पहचानने से इनकार करेंगे। आप कहेंगे हाँ यार वो हो सकता है पंजाबी हो, बट ही इज़ नॉट जस्ट अ पंजाबी, ही इज़, व्हाट इज़ योर नेम? सॉरी, शाफे। शाफे इज़ अ यूनिक इंडिविजुअल. वन एस्पेक्ट ऑफ हिम इज के इज ही, आर यू अ पंजाबी? ओके, वन एस्पेक्ट ऑफ हिम इज दैट ही इज़ पंजाबी, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ हिज स्टोरी. मगर अगर मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ ये अचीव करूँ कि बाकी सारा कुछ मार दूँ उसके अंदर से, तो मैं उसको भी, उसकी भी सिर्फ एक आइडेंटिटी की एक्सिस पे उसको जज करना शुरू कर दूंगा. हो सकता है वो रिलीजन हो सकता है वो उसकी एथनिसिटी हो सकता है वो उसका इवन जेंडर हो, कुछ भी हो, उसकी जो उसको होलिस्टिकली नहीं मैं देखूंगा, सिर्फ एक एक्सिस पे देखना शुरू कर दूंगा. So having a dominant identity makes toleration of others more difficult because you are not recognizing them as individuals that have many aspects and sides. Identity here is only self-identification. It doesn't matter if it's contradictory, it doesn't matter if it's objective, it's all subjective. It's all changing all the time. And it doesn't preclude you to accept certain values. Those can also change at any time. Okay, so now what happens is the exclusion of difference. What does that mean? What is this difference and diversity? We must speak with one voice. अक्सर आपने ये बात सुनी होगी. We are women, we have to speak with one voice. We are
I don't know, what are we? Pakistanis, we have to speak with one voice. We are Punjabis, we have to speak with one voice, right? जहाँ भी इकट्ठे होते हैं आप तो लोग आपको कहते हैं you have to speak with one voice. कोई भी आपका कॉज हो, ठीक है, उसके लिए आप कहते हैं. मिसाल तौर पे अगले दिन यहाँ पे क्या कॉज था कि लम्स की फीसों का कॉज था, राइट? सो जब आप इकट्ठे होंगे सारे तो आप क्या कहेंगे? वी आर स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्पीक विद वन वॉइस, वी हैव टू बी लाइक वन पर्सन, ठीक है ना? यूनिटी होनी चाहिए. सो डाइवर्सिटी मे बी द ओरिजिनल कंडीशन of a polyvocal discourse. Polyvocal is easy to understand. Poly means many, vocal means voices. But univocity, which is one voice, is its normative principle. So normative principle politics का क्या है कि जब आप बहुत सारे diverse लोगों को इकट्ठा करते हैं तो आप उनको क्या कहते हैं? बस हम एक हैं, हम में कोई फर्क नहीं है. नेशनलिज्म का भी यही पैगाम होता है and so on. Difference, whether of viewpoint, appearance, background, is natural and necessary, and we should avoid thinking of it as problematic. So difference politics ये कहती है कि stop doing that. Stop trying to pretend like we are all one and the same and the exactly, it's not the case. The assumption of a dominant identity threatens democracy, since democracy requires that all seek to govern their own lives. जब हम कहते हैं हम सब एक हैं, औरतें सब एक हैं, मर्द सब एक हैं, पाकिस्तानी सब एक हैं, मुसलमान सब एक हैं, हिंदू सब और हैं, फलाना ढमकाना, तो आप, it's firstly not true at all in any way, shape or form. There's incredible diversity. और दूसरी बात ये है कि you are taking away, would say the postmodernists, the ability of people to define themselves. And maybe you do identify with this thing in this particular context, but that's not all you are. So we don't need to destroy that diversity, we need to celebrate it. अच्छा, I feel the need to also emphasize कि देखिए जब भी मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को बेस्ट रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ. इसका ये मतलब नहीं है और ये नहीं आपने नतीजा अखज़ कर लेना कि यही सच है और तैमूर रहमान का भी यही ओपिनियन है. ये दोनों चीज़ें जो है ना इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग टू यू. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू what this postmodernist identity politics is. Actually मैं तो postmodernism को बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, ठीक है. सो मगर एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी बनती टू एक्सप्लेन टू यू कि ये है क्या भला, ठीक है. ओके, सो व्हाट इज द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन? पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ये है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं दो किस्म की थिंकिंग है. एक जिसको मॉडर्निस्ट कहते हैं और एक जिसको वो अपने आप को कहते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट, ठीक है. तो मॉडर्निस्ट जो हैं, अब ये बहुत बड़ी जनरलाइजेशन है और ये भी बजाते खुद एक बाइनरी और ड्यूअलिटी बनाई है उन्होंने, मगर बहरहाल लेट्स गो विद इट फॉर द मोमेंट. वो ये है कि वो कहते हैं वेस्टर्न मेटाफिजिक्स सोक्रेटिस के ज़माने से इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन और रादर नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है. नॉन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कोर्स इज द बेसिस ऑफ सोक्रेटिक डायलेक्टिक्स. थोड़ी औखी औखी बातें कर रहा हूँ, बट बेसिकली नॉन कॉन्ट्रडिक्शन इज द आइडिया that either it's raining outside or it's not raining outside. It cannot be raining and not raining outside at the same time. That's not possible. ठीक है. So that's not the principle of non-contradiction, जिसकी बुनियाद पे सोक्रेटिस ने अपनी philosophy develop की, ठीक है. So either you are male or you are female. You cannot be male and female at the same time. So non-contradiction, according to postmodernists, is the metaphysics. They call it the metaphysics of वेस्टर्न फिलॉसफी. यानी वेस्टर्न फिलॉसफी ने हर चीज़ को इस तरह से अप्रोच किया है, या दो डब्बे बना के, जिसको बाइनरी थिंकिंग कहते हैं, ड्यूलिस्ट थिंकिंग कहते हैं, दो डब्बे बना के कि ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है. हर बंदे अब हर चीज़ को जिसको डिस्कस किया जा रहा है या तो मैंने फोर्स करना है इस डब्बे के अंदर या मैंने फोर्स करना है इस डब्बे के अंदर. मगर कुदरत, नेचर, फितरत ऐसी नहीं होती कि हर चीज़ को आप दो ही डब्बों के अंदर फोर्स करते हैं, क्योंकि वाई लाइफ इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. अगर आपने हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में देखनी है तो फिर आपको दुनिया के जो रंग हैं वो तो नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि आपने दो ही रंग सेलेक्ट करके हर चीज़ दो रंगों में फिट करनी है तो आपको दुनिया की एक्चुअल डाइवर्सिटी नहीं दिखाई देगी. दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम दे से विद वेस्टर्न मेटाफिजिक्स. दे आर नॉट ब्लेमिंग ईस्टर्न पीपल, ऑल्दो मुस्लिम फिलॉसफी इज ऑफन कैटेगराइज्ड एज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, बट बहरहाल. सो पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट क्या है? वो ये है कि ये डुअलिटी जो हमने बनाई हुई है ना, ये जो बाइनरी बनाई हुई है, ये जो ऑपोजिट्स और कॉन्ट्रडिक्शन बनाई हुई है ना, इसको तोड़ना है. इसको हर चीज में तोड़ना है, हर चीज में बाइनरी थिंकिंग को तोड़ना है, टू लुक एट थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट. इसको तोड़ देंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे. देखिए ना, ब्लू एंड पिंक कर लें ब्लैक एंड व्हाइट के बजाय. ब्लू जो है इस चीज़ों में इंटरेस्टेड है, गाड़ियाँ चलाता है, टीवी देखता है, फिशिंग करता है,
पता नहीं ये क्या कर रहा है, क्या क्या वेट ट्रेनिंग करता है, सेल फोन पे लगा रहता है, जहाज उड़ाने का शौक है, वीडियो गेम्स खेलता रहता है, जंग करता रहता है, शराब पीता रहता है, कुत्ते पालता है, ठीक है। औरत क्या करती है, अच्छा ये पता नहीं बैडमिंटन या रैकेट खेल रही है, टेलरिंग करती है, जूतों की उसको बड़ी परवाह है, रोमांटिक है, आइसक्रीम खाने का उसको शौक है, बच्चों का उसको शौक है, बड़ी मटर्नल है, केयरिंग है, पता नहीं ये क्या है, सेब है शायद और उसको प्रॉम पे जाने का शायद शौक है, फिल्में देखने का शौक है, और शादी का शौक है, और डेजर्ट आइलैंड पे वगैरह वगैरह जो भी है सारी चीज़ें, ठीक है। ये स्टीरियोटाइप्स हैं, ये बाइनरी थिंकिंग सी बनाई हुई है कि इनको इन चीज़ का शौक है। और पिंक वैसे ही कहा जाता है कि जी लड़कियों को पिंक चीज़ों का शौक होता है, लड़कों को ब्लू चीज़ों का शौक होता है। तो इस तरह हमने अब हर चीज़ को दो चीज़ों में तकसीम करना है। सो अगर हम इसको तोड़ दें तो हमने क्लास बनाई हुई है कि एक अपर क्लास है, एक वर्किंग क्लास है, एक कैपिटलिस्ट है और एक प्रोलेटेरिएट है। हमने इसी तरह रेस बनाई हुई है, ये वाइट रेस है, ये कलर्ड रेस है, बाइनरी थिंकिंग, ठीक है। इसी तरह हमने सेक्स के साथ भी यही किया हुआ है, सेक्स जेंडर के साथ भी हमने ये किया हुआ है कि ये इधर और हम इधर और तुम उधर, जिस तरह भुट्टो ने इस पाकिस्तान के साथ कह दिया था। हमने नेशनैलिटी के साथ भी ये किया हुआ कि हम पाकिस्तानी और वो इंडियन, हम में बड़ा फ़र्क है दोनों में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमने ज़बरदस्ती वो फ़र्क निकालने हैं, अगरचे सारी कुड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो शाहरुख खान पे पागल हो रही होंगी, तो सारी कुड़ियाँ वहाँ पे जो हैं वो फवाद खान पे पागल हो रही होंगी, एंड सो ऑन। हम उनकी फिल्में देख रहे हैं, वो हमारा को स्टूडियो देख रहे हैं, मगर नहीं, इधर हम और उधर तुम, तकसीम बड़ी सख्त है। सो पोस्ट मॉडर्निज्म पे एक ये भी इल्ज़ाम है नाहिलिज्म का, ठीक है, विच इज़ के दे बिलीव इन नथिंग देन, राइट, बिकॉज पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑल्सो क्वेश्चन द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, they question the idea of truth, objectivity, science, projects of emancipation। वो सब कहते हैं इनके पीछे पावर गेम्स चल रही हैं। इन पावर गेम्स को पहचाने कि कौन किस तरह आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है by saying join me in my bandwagon etc, right। Postmodernism is often accused of nihilism, the belief in nothing, ठीक है, because all meanings are subject to infinite regress। What does infinite regress mean? कि हर लफ्ज़ का मतलब जो है किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ जुड़ा हुआ है, हर डेफिनेशन जो है वो किसी और चीज़ के ऑपोजिशन में बनाई गई है। सो इसका मतलब है कि वी कैन एक्चुअली फाइंड नो पॉइंट इन द लैंग्वेज in which we are forced to express our ideas, which has to be language. We can find no point at which we can anchor anything in anything objective, because every word just refers to another word, which just refers to another word, which refers to another word, which refers to the same word that was referred to before, and so on and so forth. So where is the anchoring in anything objective? According to them, it doesn't necessarily exist. So if all meanings are subject to an infinite regress, we can never really understand or empathize with another's view. Sorry, emphasize लिखा आ गया मगर empathize है यहाँ पे. So maybe we can't even understand each other, or absolutely correctly. I mean, we can understand each other to some extent. अगर मैं आपको ये कहता हूँ मुझे पानी का गिलास लेके ला दो तो तुम समझ जाओगे कि पानी का गिलास मांग रहे हैं सर, ठीक है। मगर what postmodernists are saying is that so much of what we are actually trying to communicate is lost in the translation from what I am saying in my mind to how it's coming out, to how you're hearing it, and then to how you're processing it, is lost in that translation. The words that I use have different meanings for me than they have for you, and the meanings that they have in society are not necessarily anchored in anything objectively anyway. They keep changing over time as well. As I've shown you, कि justice की term से मुराद क्या, democracy की term से मुराद क्या, all of that keeps changing. So anyway, the criticism then is कि if there is no objectivity, if there is nothing to anchor ourselves in, are we just then, is there nothing that we can hope for? So the answer that postmodernists often give is that ऐसा भी नहीं है. We can deconstruct text or words, the things that we are saying. We can deconstruct them. What does deconstruct mean? Deconstruct doesn't mean कि बस उसको तोड़ दो और समझने की कोशिश करो कि क्या है. Deconstruct is a very specific thing कि what you try to do is you try to find the binary. When you deconstruct a text, you try to find what? The binary. ठीक है, क्योंकि वही हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थी. तो उसमें आप देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट का जो बाइनरी है वो क्या है, और उसको आप समझने की कोशिश करते हैं. टेक्स्ट को के अंदर जो बाइनरी है उसको खोल के देखने की कोशिश करते हैं. हु, इन अदर वर्ड्स, यू आस्क द क्वेश्चन, हु इज बीइंग अदराइज्ड इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट.
who is being disenfranchised in this particular text? किसकी एजेंसी खोई जा रही है in that particular text? These are the more interesting questions that you need to ask, and for whose benefit, किस कौन उससे फ़ायदा उठाता है इस particular discourse से. तो आप ये नहीं देखने की कोशिश करें कि discourse objective है कि नहीं, आप ये देखने की कोशिश करें कि जो discourse है उसमें किसको otherize किया जा रहा है, किसके benefit में किसको अदराइज किया जा रहा है. इस बाइनरी को आप निकाल के देखने की कोशिश करते हैं और उस टेक्स्ट को इस रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ओके. नाउ वी कम टू द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स. डिफरेंसेस आर, द ऑथर टेल्स अस, आर नॉट ऑल अनरियल. ये नहीं असर्ट किया जा रहा कि डिफरेंसेस हैं ही कोई नहीं, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, and they are or that they are just all arbitrary social constructs. Now social constructs exist and we also exist independent of those social constructs. We are not just social constructs, we exist in the real world as well, but in that world we have created social constructs. So one example of this is the sex versus gender debate, जो second wave feminism की debate थी जिसमें आपने quiz में भी answer किया कि sex is considered to be your biology, okay, whether you're male or female, whereas gender is considered to be the socialization of that biology or of that biological category. That since you are biologically a female, now here is all the things that you have to do as a woman. And since you are biologically a male, here are all the things, the behaviors, the way you have to be as a man. This is what a man does. Right? That is the socialization of the biological difference. So that is the distinction. Similarly, black, you can have black as a skin color, and you can also have black as a racial construct. The two are not necessarily the same. अफ्रीका अगर आप चले जाएं, इनफैक्ट ब्लैक लोगों में जो ब्लैक बंदा होता है, you'll be shocked to discover उसकी ज़्यादा इज्जत होती है, और जो मुलाटो या मिक्स्ड कलर का होता है वो कहते हैं तो इधर रंग नहीं ठीक, वो उलट सोचते हैं इसके बारे में, right? So here obviously the racial constructs are completely reversed. So what the racial construct becomes, यार इतनी खूबसूरत मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, Al-Jahiz, the great Mutazili scholar who writes on Africans, the color of their skin and so on, and इतना ज़बरदस्त anti-racist उसमें message है, अगर आप पढ़ें, it's remarkable. So point यही है कि the construct of race is different from the biological fact of race. Now there are also many postmodernists who question this very assumption as well. This is second wave stuff. Third wave feminism is different from this. So people cannot opt out of social constructs imposed on them. ठीक है, फलानी चीज़ social construct है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से social construct से बाहर निकल जाऊँ. मिसाल तौर पे if I am in the social construct called being a man, तो ये इतना को आसान नहीं है कि ऐसे ओ यार ये तो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट एमी मेरे पे डाल दिया था, मैं कुछ और बन जाता हूँ. ये नहीं हो सकता. इफ़ यू आर स्टक इन द सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ बीइंग अफ्रीकन अमेरिकन, तो कोई अफ्रीकन अमेरिकन ये कहे वेल एक्चुअली टुडे आई आइडेंटिफाई एज वाइट, तो वो उसको वो प्रिविलेजेस नहीं मिल जाएंगी जो एक वाइट बंदे को मिलती हैं. जस्ट बिकॉज यू सेल्फ आइडेंटिफाई एज अ वाइट पर्सन doesn't mean society is going to start treating black people like they would treat a white person, right? So that is the issue, that you cannot opt out of a social construct so easily. Biological differences also have social implications. For example, the author says the fact that women give birth to children and are prone, for example, to breast cancer will necessarily mean that different social patterns of behavior are relevant to their well-being, right? So they have, if you go to a hospital or something, then the doctor has to know that biologically this person is a male or not a male, etc., because they might decide to treat you differently. They might decide to give you different medicines for it. They might decide to give you different proportions of medicines, etc., for that for whatever it is that is ailing you. That might be the case. Even with respect to race, this can happen. That African American versus a white person, you might decide, well, because इनका इस तरह से है, मैं इनको ये वाली मेडिसिन दूंगा, ये बेहतर चलेगी यहाँ पे. Even that happens, right? So biology is important, but what happens is that biology should not be used for oppressive practices, to exploit other people, to oppress other people. That is where the problem begins. To say to deny other people the opportunities that you yourself have.
From this postmodern point of view, we get into the question of absolute and relative truth. Absolute truth की concept ये था कि it's timeless. However, if something is not timeless and purely true, can it still be true for a certain period of history, for a certain context? Yes, it can. That's what we call a relative truth. Something which is true in a certain context, but not necessarily true for all time. We can aim to produce less partial and perverse representations about the world without having to assert the absolute, complete, universal, or eternal advocacy of these representations. So we can change our views without necessarily saying that my views are forever now the only correct views that can ever happen. Right? We can change our views about democracy and justice. And we can say कि यार मेरा ख्याल है ये बेहतर है पिछले वाले कॉन्सेप्ट से डेमोक्रेसी के हवाले से विदाउट सेइंग कि इससे आगे कोई डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हो सकता ठीक है so in that sense then our truth our relative truth continues to improve and get better and better with and now we don't have to claim that it's absolute पहली वेव के अंदर ऑथर हमें बताता है हॉफमन एंड ग्राहम टेल अस कि because this was inspired by liberalism they had abstract values so unki argument ye thi women are no different from men right they were saying women are just as rational as men women can do all the things men can do women are no different from men so women should have the same rights as men jab second wave aayi they were valuing difference they said no women are very different from men aur bande to sare अजीबो गरीब किस्म के idiots होते हैं ख़वातीन और feminine values जो हैं those are the good values maternity caring values caring about society subjectivity etc the customary valuation of difference is turned on its head women's ways of doing are revered rather than demeaned अगर पहले ज़माने में कहते थे बुढ़ियाँ का कम हैगा तो और उसको dismiss कर देते थे तो फर्स्ट वेव के अंदर उन्होंने ये कहा कि बुढ़ियाँ भी वो कुछ कर सकती हैं जेड़ी तुसी कर सकते हो ठीक है ना तो ये एक किस्म की इक्वालिटी पैदा करती सेकेंड वेव के उन्होंने ये कहा कि बुढ़ियाँ तुम्हारे तो बेहतर काम कर लेंदी हैं तुसी की खप मचा रहे हो थे ठीक है ना तो ये उलट हो गया and then third wave created the idea of intersectionality which of course was the rise of the black feminist movement and black consciousness जब उन्होंने ये कहा कि we don't identify with the white feminists जो feminist movement को lead कर रही जो सब औरतों के behalf पे बात कर रही हैं कि women want this and women want that etc तो black ख़वातीन ने कहा excuse me आप हमारे मसले नहीं जानती ठीक है you know you are very privileged in your white world etc हमारे साथ जो racism हुआ उसकी तारीख तो आप जानते ही नहीं तो हम आपसे आपकी क़यादत में नहीं चलने के लिए तैयार हम अपना और कुछ करेंगे और मज़ीद उन्होंने अपने बंदों से भी कहा कि नहीं तो तुम बड़े सेक्सिस्ट किस्म की बातें करते हो हम आपके साथ भी नहीं हैं हम ब्लैक बंदों के साथ भी नहीं हमारा अपना नुक्ता नज़र है इस पर जो डिफरेंट है दोनों से So liberalism in other words जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ एक किस्म का abstract individualism posit करता है कि we are all human beings therefore we all deserve to have the same rights मगर जब हम ये कहते हैं we are all human beings and deserve to have the same rights जिस तरह हमने उस डिबेट में देखा कि हमने वो universal declaration of human rights पढ़ी तो people only become aware of themselves as individuals in relations to others we also forget that people are embedded in social and natural environment and that we are reducing them just to market consumers in this whole scenario of abstraction The abstract human of liberalism fails to recognize the concrete differences within humanity. That is very, very important. अच्छा ये originally point of view जो था ये भी originally point of view right wing का था. पता नहीं इधर मैं क्यों point कर रहा हूँ तो मेरे left पे बैठे हैं. ये भी original point of view right wing का था. ठीक है? मगर अब आप गौर करें कि in a changed form it became the point of view of the criticism of liberalism from the left of the political spectrum as well. So these things also happen. It's very interesting. Last but certainly not least, we want to therefore through deconstruction destroy what we call pseudo differences. Pseudo differences are those used to justify discrimination and exclusion, exploitation and oppression. There are differences between children and adults, we know, yes, we have to treat them differently. Senior citizens का और मसला है, ठीक है, उनको बस पे टिकट आप ना लगाएं, हम मान लेते हैं इस बात को, ठीक है ना, वीज़ा भी उनको फ्री दे दें, हमें नहीं परवाह. There are also differences in male and female, we accept that, yes, there, clearly I will never be able to give birth to children, right? But that should not become the basis of denying people political, economic, social rights and oppressing them and exploiting them and so on. ये बुनियाद नहीं बननी चाहिए इसकी, that claim Hoffman and Graham. When these differences are used to exploit and oppress a section of society, that oppression must be resisted.
So that in a nutshell is what we would call, identity politics, या postmodern politics of difference.